क्योंकि ज़रा सियासत की तरफ भी आ जाए सर, आप बड़ी समझदारी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मशवरे देते हैं कि जो उनको बंद गली से निकाल सकते हैं। क्या ये मेरा ज़ाती तासुर एक ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी बंद गली में फंस गई है और ये बहुत सारे अवामिल जो हैं वो के ऊपर बहस का सबब बन सकते हैं? तो सब आपने हमेशा वो मशवरा तहरीक इंसाफ को दिया है। ख़ासतौर पर अभी मैं गुज़िश्ता दिनों आपका एक ट्वीट देखा जिसमें आपने कहा कि सऊदी अरब वाले माहदे पे तहरीक इंसाफ को आगे बढ़कर आना चाहिए, उनको आगे बढ़कर जो है वो इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, इसको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। तो सर ये बंद गली की जो बात है, क्या ये दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ अब किसी जगह जो है वो फंसी हुई है? देखो, तहरीक इंसाफ की तो कोई अहमियत और हैसियत नहीं रह गई। जो तमाम पॉलिटिक्स है वो है पाकिस्तान के अंदर दो फोर्सेस हैं, एक एस्टैब्लिशमेंट है जिसके पास कोएर्सिव फोर्स है और दूसरा इमरान खान है जिनके साथ लोगों की सपोर्ट है। पॉलिटिकल पावर इमरान खान के पास है, कोएर्सिव पावर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के पास है। और ये दोनों पटड़ियां हैं जो चल रही हैं और जाहिर है कि आपस में इनके मिलने का चांस भी नहीं है, मिल भी नहीं रही हैं। किसी जंक्शन के ऊपर जाके इकट्ठी हो तो हो। अब जो तरीके इंसाफ का जो आइडियाज आज भी आप देखें, अजाने दे लें, ये कर लें, वो कर लें, 27 तारीख को पेशावर में जलसा कर लें, इट्स वेरी क्लियर कि तरीके इंसाफ लैक्स द आइडियाज। उनको कोई पता नहीं है कि कैसे प्रेशर बनाना है कि इमरान खान को जो है वो बाहर लाया जा सके। इमरान खान का जो इस वक्त इमरान खान की कुछ कामयाबियां हैं और कुछ जो है वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। मिसाल के तौर के ऊपर इमरान खान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अपनी जात के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर लिया। नाउ इट्स इमरान खान एंड पीपल, कोई दरमियान में कोई बंदा नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इमरान खान के क्वेश्चन का कोई आंसर तलाश नहीं कर पाई। उनके जो दो अलायंस हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर हमने इमरान खान का जो सेंटीमेंट है, जो जवाब है, उसके ऊपर हमने करना क्या है। दे आर क्लूलेस। फिर वो ऊपर से बल्कि ऐसे वो तो बोझ ही बन जाते हैं। जैसे अभी ख्वाजा आसफ ने एटमी हथियारों का बयान दे दिया, अब भुगतना तो एस्टैब्लिशमेंट को पड़ना है उसका, जो उसके रिपरकशंस हैं इजराइल इंडिया को लेके, जिस तरीके से उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बिल्कुल बयान दे दिया। अब ये सारी चीजों के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी उसमें कामयाब नहीं हो पा रही और इमरान खान कामयाब नहीं हो पा रहे कि वो अग्रेसिव जो स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो आपने पीटीआई का तो बेड़ा गर्क कर दिया, पीटीआई को तो आपने, और उसके नतीजे में एक बड़ी वफाकी जमात का नुकसान कर दिया, लेकिन आप इमरान खान के क्वेश्चन को रिजॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जो सब आप जब कहते हैं कि पीटीआई का बेड़ा गर्क हो गया, तो इसके दो असबाब ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बात हो सकती है। एक ये कि जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है वो नाअहल थी, निकम्मी थी, वो उसको आगे लेकर नहीं चल पाई। लेकिन जैसी भी थी बहरहाल वो खड़ी रही, उसको इस बात का क्रेडिट भी जो है वो बहुत सारे लोग देते हैं। इलेक्शन में भी वही क़यादत गई और फिर नताइज भी आपने देखे। सर, दूसरी चीज़ ये है कि खुद खान साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने में तुले हुए हैं। उनके बयानात, जैसे ही पार्टी किसी जगह पर बैठती है, बात करने की कोशिश करती है, खान साहब का जेल से एक ऐसा ट्वीट आता है कि जो सारे किए कराए के ऊपर पानी फेर देता है। तो क्या खान साहब अपनी ज़ात की मजबूती के लिए अपनी पार्टी को कुर्बान करने पर तैयार है? क्या लगता है सर आपको? देखिए ना, सबसे पहले तो ये है कि जो मौजूदा लोग हैं जो चला रहे हैं, उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं ना। उन्होंने तो क्यों छोड़ना था ना। वो मतलब सारे लोग जो है ये तो रिलैक्स जिंदगी गुजार रहे हैं। रोज कनाडा, अमेरिका, लंदन जाते हैं, फंडिंग वगैरह करते हैं, वापस आते हैं, 2-4 बयान देते हैं, असेंबलियों में चले जाते हैं। ये तो या भुगता है इमरान खान ने भुगता है और या उन लोगों ने भुगता है जो कि 9 मई से पहले पीटीआई में थे। पीटीआई के 9 मई के बाद आने वाले जो हैं उनको तो जाहिर है कि कोई स्पेस नहीं, या वो खतरे महसूस नहीं किया गया कि इनको किसी ने कहा कि क्या करना। इमरान खान ने जो फार्मूला लगाया है वो देखिए, वो बुजदार की एक्सटेंशन है। जैसे इमरान खान ने बुजदार को अपॉइंट किया और ये ख्वाहिश थी उनकी कि हम इस्लामाबाद से कंट्रोल करेंगे इस्लामाबाद पंजाब को, जो जाहिर है कि कामयाब नहीं हुआ। इसी तरह से उन्होंने पीटीआई के ऊपर जो फार्मूला है वही है कि मैं जेल से ही सारे मामला कंट्रोल करूंगा। वो भी उसमें भी जो है वो उसमें कामयाबी भी हुई है कि सारी सियासत उनके गिर्द हो गई है, लेकिन नाकामी ये हुई है कि फिर पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो उन्हें जो है वो कोई रिलीफ दिलवा सके। जो सब आप पहले आदमी थे कि जो हवा के मुखालिफ चले, और मैं हवा के मुखालिफ की बात जब कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपने पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के हवाले से बात की, आपने आदिल राजा टाइप के भगोड़ों के हवाले से बात की जो बाहर बैठकर जो है वो इस वक्त
मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब को भी एक बड़ा चैलेंज है और वो बड़ी सख्ती के साथ जो है वो बड़े सख्त अल्फाज में जो है वो इस मामले को वो कर रहे हैं। तो अगर बैलेंस शीट देखी जाए तो क्या तहरीक इंसाफ को उसकी सोशल मीडिया ने टीम ने फ़ायदा दिया है, या चंद लोग ऐसे हैं कि जो उन तमाम चीज़ों को जो है वो तबाह करने का सबब बनते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है? ये एक तो ना टॉक्सिक ही बहुत है सोशल मीडिया, स्पेशली ट्विटर के ऊपर। देखिए आप देखिए, मैं तो हैरान ही हो जाता हूँ कि मरियम नवाज बीबी ने बाकायदा टीमें हायर की हैं जिनका काम ही सिर्फ यह है कि वो लोगों को गालियां निकालेंगे। इसी तरह से पीटीआई का सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका रोजगार ये लगा हुआ है कि उन्होंने गालियां निकालनी है। टीएलपी वगैरह जो है वो तो चलते ही गालियों पे है। सो इट्स एन ओवरऑल एनवायरनमेंट भी बड़ी जो है वो टॉक्सिक है। लेकिन उसमें सिंपल बात यह है कि हमने तो कभी उसको और ही नहीं किया, ना कभी उसकी कोई है। लेकिन ये जो सारी सोशल मीडिया की टीमें होती हैं या जो भी कर लें, ये फैसले तो आप इनके ऊपर नहीं कर सकते। जो पीटीआई ने गलती की या जो इमरान खान का मैं समझता हूँ कि मिसकैलकुलेशन हुई, वो ये हुई कि उन्होंने इन लोगों के दबाव में कई फैसले करने शुरू कर दिए। दैट शुड नेवर हैपन। पीटीआई को कभी भी जो है वो सोशल मीडिया के तो नहीं, इन लोगों को क्या पता बेचारों को, कोई जो है वो अपना ये तो आइडेंटिटी के लोग हैं ना। मसलन आप जो लोग ज्यादा गालियां निकाल रहे होते हैं या जो कर रहे होते हैं, आप उनको पीछे देखेंगे वो तो कुछ भी नहीं है, उनकी हैसियत औकात ही कोई नहीं है। वो क्यों ये कर रहे हैं? बिकॉज वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, अपनी शनाख्त बनाना चाहते हैं। एंड दिस फोरम हैज गिवन देम अ काइंड ऑफ प्लेस जहां पे वो अपनी आइडेंटिटी बना सकें। इससे ज्यादा तो उनकी कोई ख्वाहिश भी नहीं है, इससे ज्यादा से उनकी कोई अहमियत भी नहीं। अच्छा तो साहब, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक जो मुआहदा है, इसको बाज़ लोग बड़ा तारीखी मुआहदा करार दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के ही बहुत सारे लोग हैं इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनकी आइडेंटिटी नहीं है, जिस तरह से आपने कहा। सोशल मीडिया की अगर बात की जाए, एक पूरी मीम चल रही है कि ये अगर खान साहब होते तो शायद ये मुआहदा काबिल कबूल होता। खान साहब इस मुआहदे का पार्ट नहीं है, लिहाजा तहरीक इंसाफ की जो बचुंगड़े हैं उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। सर, इस मुआहदे को अगर मेरिट पर आप देखें तो पाकिस्तान की सफारती कामयाबी समझते हैं? नहीं, ये तो एक माइलस्टोन है ना। देखें, मिडिल ईस्ट में सबसे पहले तो टर्क्स जो हैं, तुर्क जो हैं, उन्होंने मिडिल ईस्ट के ऊपर हुकूमत की। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो ये बरतानिया के पास चला गया। ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है वो फैसले करती थी मिडिल ईस्ट के। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर ये चला गया मामला अमेरिका के पास। ये तो पहली बार है कि मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी डाइवर्सिफिकेशन हुई है और पाकिस्तान जैसे मुल्क को ये मौका मिला है कि वो मिडिल ईस्ट में जो है वो अपना किरदार अदा कर सके। अब मिडिल ईस्ट की अहमियत ये है कि वो दुनिया का सबसे अमीर खिता है। पाकिस्तान की अहमियत यह है कि 2 अरब की आबादी है मुसलमानों की, एक फौज है, पाकिस्तान की फौज है, एक एटमी ताकत है। और ये जो एक डाइवर्सिफिकेशन हुई है जिसके नतीजे में अब पाकिस्तान को ये मौका मिला है, ये बड़ी अहमियत की हामिल है, इसमें कोई शुबा नहीं है। हाँ, ये जरूर है जो मुझे लगता है कि ये इतना आप मीठा मीठा नहीं होगा जितना अभी हम समझ रहे हैं। इट विल हैव इट्स ओन रिपरकशन। इजराइल और इंडिया खसूसन इसको इतना लाइंग डाउन नहीं लेगा। देखिए, अमेरिका को पहले तो इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ कि उन्होंने हमला कर दिया इजराइल ने कतर के ऊपर। उससे जो अमेरिका की अहमियत थी मिडिल ईस्ट में, उसको बड़ा झटका लगा। एक तो जो एतमाद था अमेरिका के ऊपर के $2 ट्रिलियन मिडिल ईस्ट ने लगाए हुए हैं अमेरिका के अंदर, तो वो अब वो कहते हैं कि जी हमने इतना पैसा भी लगाया और फिर भी आप हमें हमले से नहीं बचा सके। तो नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ है कि अब डाइवर्सिफिकेशन होगी। एक तो मिलिट्री डाइवर्सिफिकेशन हो गई कि उन्होंने पाकिस्तान को शामिल कर लिया अपने डिफेंस में, और अब चाइना को वो अपनी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में शामिल करेंगे, जहां पे आप देखेंगे कि जैसे अगर $600 बिलियन सऊदी अरेबिया अमेरिका में लगा रहा है तो वो $300 बिलियन अब चाइना में भी लगाएगा। इसी तरह से कतर भी जो है वो भी ये सब कुछ करेगा। सो इसका अमेरिका को तो बहुत नुकसान हुआ है कि उनका जो असर था, जो एक यूनिलैटरल असर था मिडिल ईस्ट में, वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ है। अच्छा, सिर्फ एक पॉइंट में ये जिसका मैं पहले बात कर रहा था, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया है, जो आज सऊदी गजट में हेडलाइन ही बन गया है, और हिंदुस्तान के और यरूशलेम पोस्ट में दोनों में ही ये हेडलाइन है, जो मैं समझता हूँ कि सही बयान नहीं था, अच्छा बयान नहीं था। इस तरह के प्रेशर्स अब पाकिस्तान पे फिर बड़े बनेंगे। अब लेट्स सी अगले चंद हफ्तों में या महीनों में इजराइल और इंडिया जो है वो इस पे क्या रिएक्ट करता है या क्या जवाब आता है। सर, इंडिया का स्टेटस क्या है? पहले 2 अगर बयानात मैं आपके सामने रखूँ। एक, इंडिया ने आज ये बयान दिया कि जी
जो हमारे बाहिमी मफादात हैं, उम्मीद है कि सऊदी अरब उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा, उसका ख्याल रखेगा। बड़ा एक फुसफुसा सा बयान लगता है, बड़ा एक जो आप समझें कि आजिज़ी के साथ एक दिए जाने वाला बयान है। और इससे पहले उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो देख रहे हैं, हमें पहले से मालूम था, हम भी इसके ऊपर देख रहे हैं, मीडिया ने ये सवाल किया तो इसका हम जवाब देंगे। सर, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान क्या इसके हवाले से मौक़िफ़ लेगा? क्या वो कोई थ्रेट फील करेगा? सऊदी अरब के साथ उसकी एक अलायंस है। फिर ट्रंप साहब को अगर देखें, बगराम एयरबेस का भी लेने की वो बात करते हैं। फिर अभी हमने देखा कि वो जो वीज़ा है हुनरमंदों का, उसके ऊपर उन्होंने वो $1 लाख की फ़ीस कर दी है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रंप वो काम कर रहा है कि जो हिंदुस्तान के मफाद में नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के हिंदुस्तान किसी मुश्किल में नज़र आ रहा है आपको सफारती महाज पे? हिंदुस्तान तो बहुत मुश्किल में है। नरेंद्र मोदी जो है वो उन्होंने समझा कि बस मेरे जो पर्सनल ताल्लुकात हैं, मेरी बर्थडेज के ऊपर गुड विशेस देना जो है वही फॉरेन पॉलिसी है। आई थिंक उन्होंने जो पॉलिसी ली उसमें देखें बड़े इनहेरेंट खला थे, खामियां थी उसमें। मिसाल के तौर के ऊपर वो ये चाहते थे कि अमेरिका से भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हों, लेकिन हम रूस से जो सस्ता तेल है वो भी हम लिए रखें। इसी तरीके से चाइना से भी जो है वो हम एक हद से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन हम अमेरिका से भी जो है वो सारा मुफाद हमें मिलता रहे। इसी तरह से वो अगर आप देखें, और ताइवान के ऊपर भी हमारी पॉलिसी जो है वो अनइफेक्टेड रहे, लेकिन चाइना से भी हम अच्छे ताल्लुकात रखें। मुस्लिम दुनिया से भी ताल्लुकात अच्छे होंगे, लेकिन हम अपनी हिंदुवाता की पॉलिसीज भी जारी रखेंगे। तो ये मुमकिन नहीं था। इतनी ज्यादा उसके अंदर कंट्रडिक्शंस थी हिंदुस्तान की पॉलिसी में कि वो आके अब वो एक्सपोज हो गए और नरेंद्र मोदी अब दुनिया में अकेले खड़े हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इजराइल इज प्रोबेबली नाउ द ओनली अलाय। नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, एक तो आलमी अमन के लिए अगर कोई दो लोग खतरा है इस वक्त तो वो ये दोनों ही हैं, और ये दोनों इकट्ठे हैं और ये दोनों ही साजिशें अब मिलके कर रहे हैं। बाकी इनके साथ तो दुनिया नहीं खड़ी।